नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो में सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे अशोक चव्हाण की। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए। राज्यसभा का टिकट मिला, आज उन्होंने नामांकन दाखिल किया। लेकिन इन सबके बीच जब से उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है, पार्टी बिखरती हुई नजर आ रही है। गुरुवार के दिन यानी कि आज सुबह कांग्रेस की अहम बैठक थी। 5 विधायक कांग्रेस के नहीं पहुंचे। उनमें से बताया जा रहा है कि 3 विधायक ऐसे हैं जो कि अशोक चव्हाण के बेहद करीबी थे। नांदेड़ क्षेत्र यानी कि अशोक चव्हाण के ही क्षेत्र से थे और अटकलें हैं कि शायद वो पाला बदल सकते हैं। इन सब पर अशोक चव्हाण का क्या कहना है? नामांकन दाखिल करने के बाद अशोक चव्हाण ने एनडीटीवी से खास बातचीत की। कांग्रेस आखिर उन्होंने क्यों छोड़ी? क्या ये एक रात का फैसला था या फिर कई सालों का? कांग्रेस की तरफ से ये आरोप कि क्या वो किसी जांच एजेंसी के दबाव में थे, इन सब पर अशोक चव्हाण का क्या कहना है? जिन मुद्दों से सरकार केंद्र की और राज्य की घिरी हुई है, अब उनका उस पर क्या पक्ष होगा? जब विरोधी पक्ष में थे तो वो क्या बोल रहे थे, आज उनके बयान किस तरह से बदले हैं? महाराष्ट्र के सबसे बड़े मुद्दे पर किस तरह से वो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के सामने अपनी बातों को रखेंगे? इन सब पर हमने उनसे खास बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, 2 बार सांसद, 4 बार विधायक रहे अशोक चव्हाण जी इस वक्त हमारे साथ हैं। अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए और बधाई राज्यसभा की उम्मीदवारी के लिए। थैंक यू। और इससे ही जुड़ा सर एक सवाल, जो लोग कह रहे हैं कि 38 साल की वफादारी आपने इसी उम्मीदवारी के लिए छोड़ी, उनको आज आप क्या जवाब देना चाहेंगे? नहीं, इस अपॉर्चुनिटी के लिए मैंने छोड़ी, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि मैं लोकसभा लड़ चुका हूँ, 4 लोकसभा में 2 बार जीत चुका हूँ, एमएलए में कई साल जीतते आ रहा हूँ। तो मैंने कभी चुनाव से मैंने अलग नहीं समझा अपने आप को। कोई भी अपॉर्चुनिटी चुनाव की जब भी मुझसे कहा गया, मैंने कॉन्टेस्ट किया है और लाख सवा लाख से वोट से मैं चुन कर आया हूँ। तो इसमें कोई सच्चाई नहीं कि आई शिफ्टेड ओनली फॉर गेटिंग अ राज्यसभा नॉमिनेशन। तो वो कांग्रेस में भी मांग सकता था ना, मैं आज कांग्रेस की एक जगह थी तो मैं कांग्रेस से भी मांग सकता था, वो इशू नहीं है उसमें। सवाल ऐसा है कि हालात जो मौजूदा कांग्रेस विज़ाविज़ बीजेपी के है, तो मैं समझ रहा हूँ कि कांग्रेस की कोई लड़ाई की तैयारी जो स्टेट में होनी चाहिए, दुर्भाग्य से उसमें कोई खास नज़र नहीं आ रहा है। और हम लड़ेंगे ही नहीं, ये तो जीतेंगे कैसे? तो ये लड़ने की तैयारी यहाँ पर कुछ ठीक से नहीं है। ना वर्कर्स को एंथ्यूज करने के बारे में कुछ फैसले हैं, लोगों की मानसिकता, वर्कर्स की मानसिकता, मौजूदा ग्राउंड रियलिटी क्या है, उसके ऊपर एक्शन प्लान क्या है, हमें उम्मीदवारों का चयन करना है, उसकी तैयारी क्या है। 1.5 साल से वक्त ज़ाया हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। सो आई थिंक दैट बेटर अपॉर्चुनिटी लाइज। अकेला चुन कर आऊँगा और यहाँ कुछ होगा तो फ़ायदा क्या है? नेशनल लेवल पे काम करने का मौका अगर मिलता है और बीजेपी जैसे नेशनल पार्टीज़ का आज लोगों का मूड ऑफ द नेशन, अगर मैं कहूँगा कि लोग बीजेपी की तरफ झुकाव दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, अपोजिशन कमज़ोर होने के कारण निश्चित तौर पर बेसिकली जो काम भाजपा ने किया है अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स लीडरशिप, आई थिंक अमेजिंग काम हुआ है। ये तो सब बात मानते ही हैं, जो दिखाई विजिबल है, ऐसे कोई चुप के तो है नहीं। तो आई थिंक चाहे वो नेशनल सिनेरियो हो, इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिक रिलेशंस की बात हो, चाहे वो इंडिविजुअल गरीब SC/ST के बेनिफिट्स की स्कीम्स हो, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, ऐसे कई चीज़ें हैं जिसके ऊपर एक अच्छा काम दिखाई दे रहा है। इट्स विजिबल, कहीं भी बात ये नहीं, विजिबल है। ये ध्यान में रखते हुए आई थिंक द मूड ऑफ द नेशन जो है, और पिलग्रिम सेंटर्स डेवलप हो रहे हैं, तो लोगों का रुझान दिखाई जो दे रहा है कि संभावना पूरी ताकत से भाजपा की तैयारी इन टर्म्स ऑफ वर्क, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल मैनेजमेंट अच्छा हुआ है जी। और सर, महाराष्ट्र कांग्रेस की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उनकी तरफ से कहा गया कि हमारे दरवाजे आज भी खुले हुए हैं, घर वापसी कर सकते हैं अशोक चव्हाण जी, लेकिन स्पष्टीकरण दें कि आखिर उन्होंने छोड़ा क्यों? क्या किसी एजेंसी का दबाव था, ईडी का दबाव था? दबाव क्या है मुझे देखिए, मैं पिछले कई सालों से हर मुश्किल से मैं गुजरा हूँ, और जब मैं मुश्किल से गुजरा हूँ तभी सरकार कांग्रेस की थी ना। तो अगर मेरे बारे में आज कुछ बोलते हो, जब सरकार हमारी थी तो किसने हमारे बारे में मदद की है या हमारी आलोचना की है, इस बात को भी दोहराना पड़ेगा। सवाल है, जो भी मेरी मुश्किलें थी, वो मुश्किलें उस वक्त सरकारें जो थी कांग्रेस की, उनके वक्त कुछ इश्यूज
थे जिसमें कोई सच्चाई नहीं थी, पॉलिटिकली क्रिएट किए गए थे। बट ठीक है, मैं इसके बारे में आज कुछ इसलिए नहीं कहना चाहूँगा। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, जिस चीज़ वो पुरानी हो चुकी घिसी पिटी स्टेटमेंट को हर 4 साल 5 साल को उठाना और इसी बेसिस पे आलोचना करते रहना, उससे अच्छा है कि जो काम करता है पार्टी के लिए। मैं चुनाव जीता हूँ, उसके बाद में चुनाव आई वन द लोकसभा, आई विन द एमएलए सीट, मैंने जीता हूँ, 1 लाख वोट से एमएलए की सीट जीता हूँ। लोकसभा में अच्छी सीट नंबर से लोकसभा जीता हूँ, और राज्य में मैंने काम किया है, लोकल बॉडी के चुनाव मैंने जीते हैं। और मेरे नेतृत्व में 2010 में कांग्रेस की 82 सीट्स मैंने राज्य में लाके कांग्रेस की मेजॉरिटी के साथ में कोalition गवर्नमेंट महाराष्ट्र में हमने बनाई थी। तो सवाल है कि जैसे ट्रैक रिकॉर्ड ऑल्सो ना, जो लोग बोलते हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, पूछिए ना। और नहीं, पार्टी में रहते हुए आपके पक्ष में संजय निरुपम जी की जो का पोस्ट था वो भी काफी चर्चा में रहा, लेकिन उसमें मेन बात जो उन्होंने कही कि किसी एक व्यक्ति के कार्यशैली से आपको दिक्कत रही थी, हाईकमान के सामने आपने अपनी बातें रखी भी थी लेकिन सुनी नहीं गई। किसकी तरफ इशारा था सर? नहीं, मुझे पता नहीं संजय निरुपम ने किसके लिए और क्या कहा। क्या नाना पटोले की तरफ वो इशारा था? ठीक है, मैं जिस पार्टी में, मैंने पहले कहा था कि मैं किसी पर व्यक्तिगत आलोचना क्रिटिसिज्म करने में मेरा विश्वास नहीं है। आई हैव लेफ्ट द पार्टी, आई हैव जॉइंड ओवर टू बीजेपी, सो आई डोंट बिलीव इन क्रिटिसाइजिंग, लेट देम, आई थिंक इवन इफ इंट्रोस्पेक्ट व्हाट इज हैपेंड, आई थिंक इट्स गुड फॉर देम। बट ठीक है, उनका फैसला वो करें। आई थिंक सम पीपल मस्ट बी हैप्पी कि कंपटीशन कम हो गया, वो भी हो सकता है, तो मुझे उससे कोई इतराज नहीं है। क्योंकि तो बयान में कहा गया कि महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद हो या फिर शायद डिप्टी सीएम का पद आपको चाहिए था, भाजपा से आप बहुत पहले ही जाना चाहते थे, लेकिन फडणवीस जी शायद उसके लिए तैयार नहीं थे क्योंकि एक लॉबी बन जाती, इसलिए राज्यसभा का जरिया चुना गया। नहीं, तो उन सब बयानों पे आपका स्पष्टीकरण शायद ये सब गलत है, कोई मतलब नहीं है। दिस वॉज माई ओन पर्सनल डिसीजन और आई एम ग्रेटफुल दैट इमीडिएटली विदिन 48 आवर्स दे हैव नॉमिनेटेड मी टू द राज्यसभा। तो कुछ तो क्वालिटीज होंगी, अदरवाइज लेके रख देते थे। तो सवाल ये है, कह रहे हैं कि वो तो विपक्ष तोड़ना चाहते हैं। नहीं, आई हैव आस्क्ड एनीबॉडी, मैंने किसी भी हमारे एमएलए या विधायक या किसी से मैंने बात करके पार्टी छोड़ने के लिए उनको प्रवृत्त किया है कि पूछिए, मैंने किसी से बात नहीं। द राइट फ्रॉम डे वन आई हैव बीन सेइंग दैट आई हैव नॉट आस्क्ड एनीबॉडी टू डिफेक्ट फ्रॉम कांग्रेस। हर आदमी की मानसिकता है, मुश्किल में है, प्रॉब्लम्स है, चिंतित है, चुनाव कैसे लड़ेंगे, फ्यूचर क्या होगा, पार्टी जीतेगी नहीं जीतेगी, कई सवाल लोगों के सामने है। दिस इश्यूज हैव नॉट बीन एड्रेस्ड, दैट्स व्हाई डिसकंटेंट इज ब्रूइंग इन द पार्टी है। तो ये सच्चाई से कोई देखने वाला नहीं है। खैर छोड़िए, अभी उनका इश्यू है, वो मुझे उससे कुछ कहना नहीं है। इट्स माई ओन इंडिविजुअल डिसीजन टू ज्वाइन द बीजेपी एंड वट एवर हैपन्स, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई विल सी दैट सक्सीड्स। अपने इंटरव्यूज में सर आपने एक बात कही कि छोड़ना होता तो 10 साल पहले ही छोड़ देते। कहा यह भी जा रहा है कि 2 साल से आप छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। मीडिया में कई बार भी खबरें आती थी जब आपसे हम बातचीत, मुझे बताया तैयारी 2 साल से कर रहे, 6 महीने से कर रहे, साल, ये बात में कोई सच्चाई नहीं है। फैक्ट है कि पार्टी में बड़ा, छोड़ने के पहले तक आप मीटिंग में थे शाम। नेचुरली आई वर्क फॉर द पार्टी राइट टिल द डे ऑफ मेरा, मैंने नहीं कि 6 महीने पहले बंद कर दिया, वैसे है नहीं। नोबडी कैन क्रिटिसाइज मी। और मैंने पार्टी के फंक्शंस रखे, प्रोग्राम्स रखे, राइट टिल द डे आई लेफ्ट द पार्टी आई वाज फुल्ली इन्वॉल्व इन द फंक्शनिंग ऑफ माई पार्टी। इजंट इट अप्रिशिएबल, टेल मी, इजंट इट अप्रिशिएबल दैट मैं आखिरी तक काम करते हैं? कोई इसकी मैंने लोगों को गुमराह किया अचानक, ऐसी बात नहीं है। बट इन स्पाइट ऑफ द प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड एंड इन स्पाइट ऑफ ऑल द इश्यूज स्टिल बिफोर अस, स्टिल आई वर्क फॉर द पार्टी। ये तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि नहीं चाहिए? मेरे क्या मेरी गलती थी, मुझे बताइए। मैंने अगर मेरे को कुछ करना ही था तो 6 महीने पहले, साल भर पहले सोच के घर में बैठ जाता था या नहीं आता था। पार्टी का हर फंक्शन, हर प्रोग्राम, हर मीटिंग, हर इश्यूज पे मैंने डिस्कस किया। आई पार्टिसिपेट इन द एमवीए मीटिंग्स आल्सो। तो इट इजंट बाय सिंसियरिटी व्हिच हैज टू बी। हुआ क्या सर? जैसे एक रात आपने ये तय कर लिया, सवाल एक रात का नहीं है। ऑफ कोर्स ये चिंता तो थी कि भाई ये सब ऐसे चल रहा है, कैसे होगा इसका। तो देन कोई फैसला तो किसी दिन करना ही था। अब किसी दिन करना था, हर चीज के लिए कोई अच्छा दिन आ गया, मैंने कहा ठीक है करो। कई चुनाव आपने जीते हैं सर। आपने 2014 का जो जिक्र किया इसलिए मायने रखता है क्योंकि उसमें मोदी लहर थी, कांग्रेस के खिलाफ एक लहर थी, उसके बावजूद आप जीते। और अगर मैं सवाल ये पूछूं कि उस समय की कांग्रेस और इस वक्त की कांग्रेस, ज्यादा दूर अगर ना भी जाएं, सिर्फ इन सालों में क्या कुछ बदल गया है? कांग्रेस कितनी बदल गई? कांग्रेस को बदलना होगा। सवाल ऐसा है कि कांग्रेस बदली नहीं, ये तो प्रॉब्लम है ना। आज के जो चैलेंजेस है, आज का तो एज है, आज की जो युवा पीढ़ी है, आज की जो समस्याएं हैं, आज की जो अपेक्षाएं हैं, अगर उसके ऊपर केंद्रित नहीं कर, जीते वो कैसे? देयर इज अ मिसमैच बिटवीन व्हाट पीपल वांट एंड व्हाट वी आर डूइंग, व्हिच द अदर साइड इज डूइंग इट स्किलफुली। तो आई थिंक समवेयर वी आर मिसिंग द मूड ऑफ द नेशन, वी आर मिसिंग द टू टैप द पल्स ऑफ द people,
दैट्स वाई वी आर नॉट टेकिंग डिसीजंस। तो ये इशू है जिसके ऊपर मैं समझता हूँ मैं अकेला नहीं हूँ, कई ऐसे साथी हैं जो चिंतित है कि भाई कुछ नहीं हो रहा तो हम आगे कैसा होगा, कोई बोल नहीं रहा है, बट इट इज सिंकिंग डे बाय डे। कह भी रहे हैं कि राहुल गांधी की कांग्रेस में जो दिग्गज नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, आप जैसे कद के नेता हैं, वो छोड़ रहे हैं, तो आज कांग्रेस कहाँ खड़ी है? वाकई कहाँ खड़ी है? मैं अगर आपसे पूछूं कि कांग्रेस इस वक्त कहाँ है आपके निकलने के बाद, अगर मैं महाविकास अघाड़ी के बारे में पूछूं, क्योंकि सबसे मजबूत अगर कोई पार्टी दिख रही थी शिवसेना एनसीपी के टूटने के बाद तो कांग्रेस दिख रही थी, उसके बारे में कहा भी जा रहा था कि सबसे मजबूत विपक्षी दल है यहाँ पर। आपके निकलने के बाद अब कांग्रेस भी बिखरी हुई है, तो कहाँ है महाविकास अघाड़ी और कहाँ इंडिया अलायंस? आई हैव लेफ्ट द पार्टी, सो आई वुड लाइक टू कमेंट ऑन what's going on within the MBA. I think that's for them to introspect, it's for them to decide. I am a small man in the party, which I was. I have left and I have switched over. Maybe I think I will succeed here. It's my own decision. What happens there is none of my concern now. It was a concern when I was there, but I can't be the same what I was. I have switched over. So ये issue अभी जो होगा उनकी जिम्मेदारी है जो वहाँ बैठे हुए। हाईकमान से आपने बात की सर, क्या आपको जवाब आया? क्या एक्शन? ये नहीं कहा कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, पर मैंने उनको मौजूदा स्थिति के बारे में अवगत जरूर किया था। क्या उनका रिएक्शन था? क्या आपको लगा कि उस तरफ उनका ध्यान है? अब छोड़िए, अब क्या करना है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट। इस पर अगर हम आए सर कि अब आगे क्या? अब हम देख रहे हैं अब राज्यसभा में नई शुरुआत है, नई इनिंग्स है, नई इनिंग्स से जोर से काम करेंगे, नया तजुर्बा है, नए लोग हैं, नई पार्टी है, तो काम करेंगे। तजुर्बा काम का है, मेहनत करने की पूरी तैयारी है, और जो उतरे हुए काम में निश्चित तौर पर उसमें सक्सीड हो जाएंगे, ऐसे उम्मीद मैं करता हूँ, क्योंकि हमने किया है जो किया है उसको बहुत जो ईमानदारी से और जोर से किया है, तो उसका बेनिफिट मिला है। तो उम्मीद है कि ऐसे इससे भी ज़्यादा, और अगर निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद है कि अप्रिशिएट किया जाएगा इसको। कांग्रेस में जब आप थे सर, कई आपके पक्ष रहे, ऐसे समय में जब आप बीजेपी के साथ हैं और ऐसे समय में जब किसानों के मुद्दे से घिरी हुई है सरकार, यहाँ पर मराठा आरक्षण हो या फिर कानून व्यवस्था के मुद्दे हों, जिस तरह से सरकार घिरी हुई है और जो आवाज़ आप कांग्रेस में रहते हुए उठाए थे, आज आपको सरकार का पक्ष जमीन पर इनके बीच रखना होगा, वो कितना चुनौतीपूर्ण होगा? चुनौतीपूर्ण से ज़्यादा मैं एक कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिकल काम करना चाहूँगा। यहाँ की सरकार को भी मैं मेरे तजुर्बे से और जो भी करना ज़रूरी है, यहाँ के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों से संपर्क करके स्टेट के इश्यूज़ को प्रायोरिटी में हैंडल करने के लिए निश्चित तौर पर योगदान अगर वो चाहते हैं तो देने के लिए तैयार हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा आपको क्या लग रहा था महाराष्ट्र में भी? नहीं, महाराष्ट्र में अभी तो इमीडिएट इशू तो रिजर्वेशन का है, जो जिसके ऊपर एजिटेशन बहुत जोर से, हालत भी बहुत खराब हो रखी है जरंगी पाटिल की, वो कह रहे हैं कि वो अनशन तोड़ेंगे नहीं। तो वो इशू भी है, वो भी सीरियस इशू है। मराठा आरक्षण इज़ द मेजर इशू, इसके ऊपर बहुत रेस्टलेसनेस है, तो उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। किसानों के समस्याएं जो है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करके कांस्टेंट उसके ऊपर मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू भी बहुत है, तो दीज इशूज नीड टू बी एड्रेस, और उसमें हर चीज़ को एक सोल्यूशन है, और सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करके मैं नहीं कहूँगी कि ओवरनाइट कुछ चेंज हो सकता है, बट जो भी करना है देयर आर एफर्ट्स, वी हैव टू ऐड समथिंग टू दैट। जी सर, आखिरी सवाल लूँगी चुनावी बॉन्ड पर। आज एक बड़ा फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, जहां उन्होंने इसको असंवैधानिक बताया है। विपक्ष का बड़ा बयान आया कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए रिश्वत या कमीशन की तरह वो स्कीम था, उस पर आपकी प्रतिक्रिया होगी? आई हैव नॉट रेड द जजमेंट, व्हाट आई केम टू नो अबाउट इट ओनली इन द आफ्टरनून, सो आई हैव नॉट सीन द जजमेंट, बट सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन इज द लॉ ऑफ द लैंड, सो नेचुरली व्हेन सुप्रीम कोर्ट सेज समथिंग, I think necessary amendments, I think it will be examined by the Law and Judiciary Department of the Government of India, and whatever is deemed necessary, I think the entire idea of bonds was to bring in transparency in election funding, which was the basic idea of doing that. Now transparency and whatever the Supreme Court has said, I am not aware of that, but in keeping in mind those opinion or decision, I think the government ought to do something about it. बहुत बहुत शुक्रिया सर अपने कीमती वक्त के लिए, और आगे के लिए बधाई आपके नए राजनीतिक सफर के लिए। थैंक यू। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे क्यों लग रहा है कि महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव निर्विरोध रहने वाला है। पूरी रिपोर्ट एक ब्रेक के बाद देखते रहिए सिटी सेंटर शो।
महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों के लिए सभी उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया और जिस तरह से सभी दलों ने अपनी संख्या बल देखते हुए उम्मीदवार खड़े किए, लग रहा है कि यहाँ जो चुनाव है राज्यसभा का वो निर्विरोध रहने वाला है। लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र कांग्रेस ने बीजेपी को चुनौती दे दी कि वो अपना चौथा कैंडिडेट खड़ा करे। ऐसे में बीजेपी ने कटाक्ष किया कि कांग्रेस की कोर कमेटी में बैठने के लिए कोई नेता ही नहीं बचेंगे। सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। अशोक चौहान और मिलिंद देवड़ा दोनों को कांग्रेस छोड़ने का इनाम मिला है। अशोक चौहान को बीजेपी ने तो मिलिंद देवड़ा को एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। दोनों ही नेता जब आज अपनी उम्मीदवारी का पर्चा भरने विधान भवन पहुंचे तो जय श्री राम के नारे लगे। फॉर्म भरने के बाद मीडिया से बात करते हुए अशोक चौहान और मिलिंद देवड़ा दोनों ने अपनी अपनी नई पार्टियों का आभार माना और ईमानदारी से काम करने का भरोसा दिलाया। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, डेप्यूटी सीएम फडणवीस जी और बावनकुळे जी, हमारे भाजपा के अध्यक्ष महाराष्ट्र के, उनका आभारी हूँ। ये मौका उन्होंने मुझे पार्टी के में आने के बाद तुरंत एक जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी है और मुझे पूरा भरोसा है कि हम निश्चित तरीके से भाजपा की ओर से दिल्ली के राज्यसभा में अच्छा काम करने के लिए शुरुआत करेंगे। मैं महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे मुंबई और महाराष्ट्र का पार्लियामेंट में राज्यसभा एमपी होने के नाते मुंबई महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने का एक अवसर दिया। मैं शिवसेना के सभी एमएलएज, विधायकों का और खास करके सभी कार्यकर्ताओं का भी दिल के गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं शिंदे साहब को, पार्टी के सभी आमदारों को और सभी कार्यकर्ताओं को आश्वस्त करना चाहूँगा कि मैं प्रामाणिक तौर पे मुंबई महाराष्ट्र शिवसेना और शिंदे साहब के विजन का दिल्ली में उत्तम प्रतिनिधित्व करने का पूरा कोशिश और प्रयास करूंगा। बीजेपी ने कांग्रेस से आए अशोक चौहान के साथ अपनी पूर्व विधायक मेधा कुलकर्णी और कार सेवक रहे डॉक्टर अशोक गोपछड़े को भी उम्मीदवार बनाया है, जबकि पार्टी के कई बड़े नेता उम्मीद लगाए बैठे थे। ऐसा ही कुछ हाल अजित पवार की एनसीपी का है। पार्टी ने फिर से अपने केंद्रीय नेता प्रफुल्ल पटेल को राज्यसभा की उम्मीदवारी दी, जबकि उनका कार्यकाल अभी बाकी है। फॉर्म भरने के बाद प्रफुल्ल पटेल ने अपनी उम्मीदवारी को रणनीति का हिस्सा बताया। आप लोग सोचते होंगे कि 4 साल से ज़्यादा बाकी टर्म रहने के बाद क्यों फॉर्म भरा गया है। ये निश्चित एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का हिस्सा है और आगे आने वाले दिनों में आपको उसकी साफ चित्र नज़र आएगा। थोड़ा इंतज़ार करिए, थोड़ा आप लोगों के लिए रहस्य रहना ये भी अच्छी बात है। पहले मिलिंद देवड़ा, फिर बाबा सिद्दीकी और अब अशोक चौहान के पार्टी छोड़ने से सख्ते में आई कांग्रेस ने इस बार फिर से अपने दलित नेता चंद्रकांत हंडोरे को राज्यसभा की उम्मीदवारी दी है। कहीं कुछ और विधायक पाला न बदल लें, इसलिए विधान भवन में ही विधायक दल की बैठक बुलाई गई। उसमें भी 7 विधायकों के नहीं पहुंचने की खबर है। हालांकि पार्टी ने दावा किया कि सभी विधायक उनके संपर्क में हैं। इधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि महायुति के सभी उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे। महायुति के सभी उम्मीदवार विजयी होंगे। हमारे पास पूर्ण बहुमत है। महाराष्ट्र में राज्यसभा की कुल 6 सीटों के लिए चुनाव होना है और अपनी अपनी संख्या बल के हिसाब से बीजेपी ने 3, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजित पवार की एनसीपी और कांग्रेस ने एक उम्मीदवार ही मैदान में उतारे हैं। इसलिए लगभग सभी का निर्विरोध चुनकर आना तय है। हालांकि एक आजाद उम्मीदवार ने भी पर्चा भरा है और अभी स्क्रूटनी होना बाकी है। मुंबई से कैमरामैन अमित पवार के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।